हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है स्विगी की। तो स्विगी ने फेस्टिव हैंडलिंग चार्जेस निकाले हैं 20 रुपए के। एक स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है जहां पर किसी ने स्विगी वन की मेंबरशिप भी ले रखी है, जिसकी वजह से 16 रुपए डिलीवरी पार्टनर फीस बच गई, लेट नाइट फीस 10 रुपए की बच गई, बट फिर भी 20 रुपए एक्स्ट्रा उसको देने पड़ रहे हैं। स्विगी वालों को भाई बैंड बजा पड़ा है, सीधी सी बात है, लॉस कर रहे हैं दबा के। तो पैसा जहां से कमा सकते हैं वहां से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगला क्वार्टर में फिर बैड रिजल्ट आएंगे, फिर शेयर प्राइसेस नीचे जाएंगे, जोमेटो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, ये इनका लॉस कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हो लॉस कंट्रोल करने के चक्कर में आप अपना यूजर बेस कम कर जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब ये ऑनलाइन डिलीवरी में ऑप्ट आउट कर रहे हैं इन ऐप से, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव भी आ गए हैं ना, ओएनडीसी वगैरह आ गया है, अभी रैपिडो भी फूड डिलीवरी के बिजनेस के अंदर घुसने वाला है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट से बात कर रहा है। अभी भी ये फूड डिलीवरी कर रहे हैं बट B2B लेवल पे कर रहे हैं, बिजनेसेस के लिए डिलीवर कर रहे हैं। बट अभी इनका प्लान ये है रेस्टोरेंट के साथ टाइप करके हम भी स्विगी जोमेटो का ऑल्टरनेटिव बना देंगे। तो कहीं ना कहीं खराब होगा ना मॉडल, ये खाली डिलीवरी चार्ज लेंगे, कमीशन वमीशन कुछ भी नहीं लेंगे। तो एक रेस्टोरेंट के लिए भी बेटर रहेगा, हम लोगों के लिए भी बेटर रहेगा। अगर हम हल्दीराम्स की बात करके चले तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, टेमासेक ने फाइनली 10% उनका एक्वायर करने की बात कर दी है। बहुत टाइम से ना ये चीज चल रहा था कि कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, फिर इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दिया, तो मुझे तो पर्सनली लगा था ये डील फंस जाएगी, डील नहीं होगी, बट फाइनली ये डील होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया चीज है हल्दीराम्स के लिए, आईपीओ भी निकालने का प्लान कर रहे हैं, जल्दी निकालेंगे और जल्दी अपने को बेचेंगे। बाकी फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो उन्होंने नया प्राइसिंग प्लान निकाला है सेलर्स के लिए, और ये बहुत अजीब वाला प्लान है और उसके ऊपर कुछ रेगुलेटरी पंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि एफडीआई नॉर्म्स के खिलाफ भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट थोड़ा अजीब है। एक बार समझने की कोशिश करो, यहाँ पे सेलर्स को बताना है उनका बैंक सेटलमेंट प्राइस कितना है, मतलब बैंक में कितना पैसा चाहिए आप ये बताओ। अब फ्लिपकार्ट वाले खुद डिसाइड करेंगे कि भाई कितना लिस्टिंग प्राइस रखना है, कितना डिस्काउंट देना है, कितने टैक्सेस लगाने हैं और कितनी फीस रखनी है। तो देखा जाए एक तरह से वेरिएबल हो गया ना कि भाई कितने भी कमीशन हो सकती है, कम कमीशन भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह पे अच्छा भी लग रहा है, कई सेलर्स को उस पर नुकसान होगा, बट कई सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अच्छी भी दिख रही है। बट कहीं ये एफडीआई नॉर्म्स के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, मैंने तो इन्वेंट्री मॉडल पे ही आ गया ना एक तरह से, यहाँ पर इन्वेंट्री कॉस्ट भी नहीं लगी, मुझे पता लग गया आपका पर पीस रेट क्या है, आपने मुझे दिया 70 रुपए, अब मेरी मर्जी उसको 100 का बेचूं, 150 का बेचूं, 200 का बेचूं, या फिर उसको 60 रुपए का बेचूं, आपको मैं दे दूंगा आपके पैसे, बाकी जितना भी जो लगेगा वो मैं देख लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर भी आ सकता है, बाकी तो टाइम बताएगा ये किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्लिपकार्ट का भी ये कहना है कि भाई एक प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता लग जाएगी, आपके पास में ये चीजें नहीं रहेगी लीनियरिटी, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को प्रॉब्लम ये आती है कि कभी 10 प्रोडक्ट बेचे और प्रॉफिट आ गया एक्स अमाउंट का, और कभी वही 10 प्रोडक्ट बेचे तो लॉस भी आ जाता है, क्योंकि कभी आपका एड स्पेंड बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी रिटर्न्स ज्यादा आ जाते हैं। बट यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई हमको दिखाई दे सकती है, जो एक अच्छी चीज है। बाकी पॉलिसी बाजार की बात करके चले तो वो 696 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर बिजनेस के अंदर। तो जो पीबी फिनटेक है, जो कि पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी है, उनकी एक सब्सिडरी है पीबी हेल्थ केयर सर्विसेज, उसके अंदर ये पैसा इन्वेस्ट कराएंगे, और अभी नहीं कर रहे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब आएंगे एक डेढ़ महीने के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से पीबी फिनटेक के पास में 33% से ज्यादा होल्डिंग हो जाएगी पीबी हेल्थ केयर की। तो ये चीज अच्छी हो गई ना, पॉलिसी बाजार आपका हो गया जो पॉलिसी बेच रहा है, और हेल्थ केयर वाला भी आपका ही हो जाएगा, तो आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेटर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच पाओगे। इंडियन कंपनी है इसलिए कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, पर अगर इंडियन कंपनी ना होती तो रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती थी। बाकी फोन पे की बात करके चले तो 600 मिलियन यूजर का माइलस्टोन उन्होंने छू लिया है, और भाई उनके जो रेवेन्यू है वो 74% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। ग्रुप लेवल पे 197 करोड़ का इन्होंने पैड भी रिपोर्ट किया है। बट अगर खाली फोन पे की बात करके चले तो उनके लॉसेस अभी भी 2000 करोड़ के आसपास है। इंप्रूवमेंट दिखाई दी है पर बहुत बड़े लॉसेस है भाई ये, क्योंकि फोन पे अब लीडर है भाई, आधी के आसपास मार्केट कैप्चर करके बैठा है फोन पे, तो इससे बड़ी मार्केट तो बनेगी नहीं। आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है, अब प्रॉफिट कहां से आएगा? क्या जो गवर्नमेंट रेगुलेशन ला रही है उसके वजह से आएगा, जहां पर मर्चेंट से ये लोग चार्ज कर पाएंगे 1% फीस या 2% जो भी होगा। बाकी वेदांता की बात करके चले तो $900 मिलियन का उनका एक हाई कॉस्ट लोन था, उसको उन्होंने रीपे कर दिया है, एक अच्छी चीज है इनके लिए। इन्होंने रिसेंटली QIP से पैसा रेज किया था $1 बिलियन जून 2024 के अंदर, तो उसी से शायद इस पैसे को फंड किया जा रहा है, और साथ में इन्होंने $350 मिलियन का एक नया लोन भी लिया है 9.6% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जो पुराना लोन था मई के अंदर जो लिया गया था वो 13.9% का था, ऑलमोस्ट 14% पे पैसा लिया हुआ था।
अगर हम कुणाल बहल की बात करके चले तो उन्होंने यूनिकॉमर्स के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। ओपन मार्केट से ही उन्होंने शेयर्स को खरीदा है। 10% से ऊपर शेयर होल्डिंग हो गई उनकी। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास शेयर्स लिए गए हैं। अब यूनिकॉमर्स करती क्या है कि रिटेल और ई कॉमर्स के लिए एक SaaS प्लेटफॉर्म है। इनका ऐसा कहना है 7,000 कस्टमर्स है इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर, और कंपनी प्रॉफिटेबल है। 6.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट करा है नेट लेवल के ऊपर। अगर हम दीपेंद्र जी की बात करके चले तो उन्होंने एक एविएशन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए है $20 मिलियन। इस कंपनी को जो को फाउंड किया गया है वो जोमेटो के CEO थे, उन्हीं की कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। कंपनी का $50 मिलियन सीड फंड रेज करने का प्लान था ताकि वो इंजीनियर्स हायर कर पाए एरोनॉमिक्स, मटेरियल साइंस और हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर। इनका प्लान ये है इंटरसिटी 1500 किलोमीटर दूर तक लोगों को लेके जाएगी। जो प्लेन टाइप्स बनाया जाएगा 24 सीटर होगा वो। बाकी इस इंडस्ट्री को समझना है तो रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, वहां पर मैंने बहुत सारे फाउंडर्स के साथ में कॉन्वर्सेशन करी थी, उसको देख लेना। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ड्रोन वाली, ये एविएशन वाली स्टार्टअप्स क्या कर रही है। वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी सिटी मॉल की बात करके चले तो 55 करोड़ रुपए उन्होंने रेस किया है एज अ डेट। पिछले 3 सालों से कोई भी एक्सटर्नल पैसा नहीं रेस किया गया था। मार्च 2022 में इन्होंने $75 मिलियन रेस करे थे, $320 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। कंपनी ने 160 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया 427 करोड़ के रेवेन्यू के लिए। तो लॉजिकली देखा जाए, पैसा रेस कर रहे हैं ये तो 6 महीने में खत्म कर देंगे, जिस तरीके से लॉस कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। बाकी शायद यही रीजन था कि सिटी मॉल एक जमाने में बहुत ज्यादा मार्केटिंग करता था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता था, बट अभी नहीं कर रहा है। अगर हम स्नैपचैट इंडिया की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 10 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है। बढ़िया चीज है स्नैपचैट के लिए अगर देखा जाए तो। बहुत सारे लोग यूज करते हैं यंगर जनरेशन के। मैंने स्नैपचैट आज तक यूज नहीं किया, जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई। एक टाइम मैंने वो इंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, बाकी तो कभी नहीं किया मैंने। तो जो फिल्टर विल्टर वाली ऑडियंस है ना, जिनको मजा आता है अपनी फोटो वोटो डालने में, उनको मजा आता है। मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूट्यूब के चक्कर में या कैसे भी मेरे को फोटो वोटोस खींचने का शौक ही नहीं होता। मतलब अभी जो मैंने वो लिया है, फ्लिप वाला फोन लिया, उसके चक्कर में कुछ फोटोज मेरी फैमिली के साथ में सेल्फी टाइप्स आ जाती है, वरना तो आती ही नहीं थी। मैं अपनी बेटी की फोटो खींचता था, वाइफ की खींचता था, मेरी फोटोज ही नहीं होती थी। बाकी म्यूचुअल फंड की इनफ्लो की बात करके चले तो 26% घटता हुआ दिखाई दिया फरवरी के महीने के अंदर। इसका मतलब लोग SIP कम कर रहे हैं, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। लोग अपनी SIPs को कैंसिल कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन सही नहीं है। और मैं बोलूंगा जो लॉन्ग टर्म SIP वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, वो तो बस कर रहे हैं, वो देखेंगे 20-30 साल के बाद में। बट जो नए नए यूट्यूब से सीखे हुए SIP एक्सपर्ट्स बने हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, उनको दिखाओ मेरा पोर्टफोलियो 10% नीचे, बेचो भाई बेचो। तो इस चक्कर में हमको रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, बेटर तरीका यही होता है कि अगर आपके पास कंट्रोल है और आपको लगता है मार्केट आगे जाके भी गिरती हुई दिखाई देगी, तो आप अपनी SIP को रोक सकते हो, विड्रॉ मत करो। अगर आपको बिल्कुल पता है कि भाई मार्केट आने वाले टाइम पे 20-30% क्रैश करेगी, तो पैसा निकाल लो, जैसे ही क्रैश करे फिर डाल दो। बट ये टाइमिंग हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मतलब आपने कोई घर बेचा है, जमीन बेची है, पैसा आ गया है, आप सोच रहे हो उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, बढ़ता रहेगा, बच्चों की शादी इसी से कराऊंगा, अगर उस टाइप के माइंडसेट की बात कर रहे हो तो होल्ड कर लो। जब मार्केट एक लेवल पे करेक्ट हो जाए तब इन्वेस्ट करो। बाकी आप चार्ट के अंदर देखो किस तरीके से जो SIPs है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट अभी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करके चले तो 7 महीने लो पे पहुंच गया, 3.6% पे इन्फ्लेशन रेट जाता हुआ दिखाई दिया। अच्छी चीज है अगर देखा जाए, एक साइड पे हमको उतनी महंगाई नहीं झेलनी पड़ेगी, बट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी चीज है, GDP ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देगी। ऑल्दो RBI तो चाहती है कि भाई 4% के आसपास रहे, और वही रह रहा है, अच्छी चीज है RBI के हिसाब से। तो बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उनकी अभी नस प्रॉपर खिंची हुई है, अभी तक खिंची हुई है, वो इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने अनाउंस किया है 50% टैरिफ कैनेडियन स्टील के ऊपर। पहले 25% था, 50% कर दिया है। ये खबर आने के बाद में वहां की मार्केट भी क्रैश करती हुई दिखाई दी है। और उनका ऐसा कहना है कि भाई कैनेडियन ने हमसे बहुत पैसा कमाया, अब हम उनसे पैसा कमाएंगे। साथ में रशिया को भी उन्होंने वार्न किया सीज फायर डील के ऊपर मानने के लिए, कि मतलब जो यूक्रेन रशिया में पंगा चल रहा है उसमें 1 महीने का हॉल्ट डाला जाए और बातचीत से इस बातों को निपटाया जाए। बट अगर रशिया वाले नहीं मानेंगे तो इनका कहना है हम बहुत खतरनाक तुम पे सैंक्शंस लगाएंगे। क्या सैंक्शंस लगाओगे भाई, ये तो बता दो। इतने सारे सैंक्शन तो लगा दिए, फिर भी रशिया लड़ रहा है, सरवाइव कर रहा है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि रशिया वाले मान जाएंगे। पता नहीं, वो
वो है ना जो मार्केट में एक मिथ्या फैली हुई है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन मिले हुए हैं, तो अब पता लगेगा मिले हुए या नहीं मिले हुए। मतलब ऐसी कॉन्स्पिरेसियां फैलाओ मार्केट के अंदर। बाकी यूरोपियन यूनियन की बात करके चले तो 28.3 बिलियन डॉलर का उन्होंने टैरिफ लगाया है यूएसए के गुड के ऊपर। अब ये भी रिटेलिएशन का ही पार्ट हो गया अगर देखा जाए तो, क्यों आपने हम पे लगाया है हम आप पे लगाएंगे। तो पहले चाइना वालों ने यूएस के साथ में ऐसा किया था, अब यूरोपियन यूनियन वाले भी ऐसे कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब मेरे हिसाब से ये तो बस डराने वाली बातें हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ लग रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नुकसान यूएस को ही होगा। देखते हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने 1315 एम्प्लॉइज को निकाला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। तकरीबन आधी टीम कर दिया उन्होंने जब से वो आए थे। कई लोगों को वॉलंटरी बाय आउट कर दिया गया है, कुछ रुके हुए हैं, कुछ को निकाल दिया गया है। ठीक है भाई, उन्हीं का तरीका है, वही है भाई प्रेसिडेंट, उनकी मर्जी जैसे वो रन करना चाहते हैं। सही होगा तो उन्हीं की तारीफ होगी, बुरा होगा तो सब क्रिटिसाइज तो करेगी। बाकी वो सारे के सारा जितना भी नेगेटिव सेंटिमेंट आ रहा था ना, उसको रोकने के लिए बात कर रहे थे कि हम यूएस सिटीजन के ऊपर टैक्सेस खत्म कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, ऐसे टैक्सेस लाएंगे सब खुश हो जाएंगे। तो फाइनली जो रिपोर्ट्स कह रही है टैक्सेस स्लैब तो ठीक ठाक सी आ रही है। जो लोग $1.5 लाख पर ईयर कमा रहे हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब चार्ट के अंदर देखो करंटली कैसे चार्ज होते हैं सबके सब। $1.5 लाख वाले जो लोग हैं वो अलग अलग स्लैब के ऊपर लगा के देखोगे तो 30-35 हज़ार डॉलर का टैक्स देते होगे। तो 30-35 हज़ार डॉलर का टैक्स बच जाएगा सालाना उन लोगों के लिए, बढ़िया है। और $1.5 लाख एक ठीक ठाक इनकम है, मतलब बहुत ही खतरनाक सुपर रिच कोई बंदा नहीं होगा। बट आप इंडिया के अंदर अगर बात करके चलो, $1.5 लाख मतलब एक ठीक ठाक मिडिल क्लास बंदा, और मैं कहूँगा थोड़ा अपर मिडिल क्लास वाला टाइप्स, जिसके पास अच्छी गाड़ी भी है, जिसके पास घर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बाकी आई रोबोट की बात करके चले तो वो बैंकरप्सी की तरफ जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। भाई अमेजोन को बचा रहा था, खरीद रहा था अमेजोन इनको, बट रेगुलेशन के चक्कर में खरीद नहीं पाए। अब फाइनली कंपनी बंद होती हुई दिखाई दे रही है, शेयर प्राइस नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है बेचारों के साथ। और बढ़िया रोबोट्स बना रहे हैं क्लीनिंग के लिए मेरे हिसाब से। अमेजोन खरीद लेता, बहुत मजा आता है इस कैटेगरी के अंदर। बट यही पता नहीं, मतलब जैसे जैसे मैं घुसे जा रहा हूँ ना ग्लोबल बिजनेस को समझ रहा हूँ। अभी तक मैं क्या था, मैं एक बंद कमरे वाला बिजनेसमैन था, जिसने एजेंसी चलाई तो अपना ही चलाया, पैसा आया, सीए से बात करी, टैक्स पे कर दिया, इतना ही पता है हमको भाई। मार्केटिंग मार्केटिंग समझ में आती थी। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने बाहर दुनिया को देखना शुरू किया, तब मुझे पता लगा हाँ भाई और भी चीज़ें हैं। जैसे हमारे फेसबुक एड्स पे क्या होता था, सब कुछ सही चल रहा होता है, यूरोपियन यूनियन एक नया रूल ले आता था, इस चक्कर में यूरोप में एड्स नहीं चलती थी। कुछ-कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी, बहुत दिक्कत आती थी। मैसेंजर मार्केटिंग एक तरह से किल कर दी थी यूरोपियन यूनियन ने एक टाइम पे। अच्छी खासी चल रहे थे, बहुत तोड़ बिज़नेस चल रहा था। अगले दिन लगा दिया उन्होंने रो रिस्ट्रिक्शन, नहीं भाई ये गलत चीज़ है, बंद करो इसको। तो अचानक रुक गई थी वो चीज़, तो बहुत नुकसान होता है। तो मुझे वो चीज़ समझ में आई कि भाई एक बिज़नेस जो हम कर रहे होते हैं, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं। आप बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हो गए, सब कुछ हो गए, बट अगर इस भसुड़ी में पड़ गए ना, तो फिर चीज़ें नहीं बन पाएगी। बाकी जो ज़ारा के फाउंडर हैं, उनको ऑलमोस्ट 29,444 करोड़ का डिविडेंड मिलने वाला है। पहली बार इतना हाई डिविडेंड उनको मिलने वाला है। तो अभी रिसेंटली जो ज़ारा की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपने डिविडेंड को 9% बढ़ाया है, तो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा इनको देखने को मिल रहा है। बाकी उबर की बात करके चले तो $250 मिलियन टर्मिनेशन फीस वो देने वाले हैं फूड पांडा को। अगेन वही कांड हुआ है यार। उन्होंने फूड पांडा को खरीदा और खरीदने की सारी खबरें आई, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट कहती भाई ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, 90% मार्केट शेयर तुम्हारे पास में आ जाएगा, इसकी वजह से तुम प्राइस बढ़ा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, इसलिए डील कैंसिल है। अब वो डील कैंसिल हो रही है, इस चक्कर में इनको पैसे देने पड़ रहे हैं फूड पांडा वालों को। तो ये कहानी ताइवान से निकली है, और डेटा के हिसाब से फूड पांडा 52% होल्ड करता था जनवरी 2022 से अगस्त 2023 की बात करके चले, और उबर ईट्स 48%। अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ तो 100% बन जाता है। बाकी जो होल्डिंग है वो छोटी-छोटी है, मतलब समझ में नहीं आई बात ना, 100% से ऊपर कहानी कैसे जा रही है। ये कह सकते हैं एक बार को 95% होल्ड ये कर रहे थे, 5% कोई और कर रहा है। बाकी आईबीएम के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला है एआई रिप्लेस नहीं करेगा प्रोग्रामर्स को। अभी रिसेंटली एंट्रोपिक के सीईओ ने बोला 90% कोड एआई लिख देगा आने वाले 6 महीने के अंदर, और 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट सारा का सारा कोड लिख देगा। तो कहीं ना कहीं डेवलपर्स हट जाएंगे मार्केट से, और एआई रिप्लेस कर देगा डेवलपर को आने वाले कुछ टाइम के अंदर। कोई माने ना माने, एंट्रोपिक का जो लेटेस्ट वर्जन है वो बहुत बढ़िया है कोडिंग के अंदर, बहुत बहुत बेटर है। तो अब जब ये एजेंटिक हो जाएगा और कुछ हो जाएगा तो बहुत बेटर हो जाएगा, कोई माने या ना माने। अब इनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। मेरा ऐसा कहना है कि हो सकता है, और मैं देखो डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये नहीं होगा कि डेवलपर मार्केट में होंगे ही नहीं। 10
जो आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ पे एक ही बंदा वो सारा काम कर पाएगा, ये वाला सीन होगा और जल्दी ही होगा। कितना जल्दी होगा ये नहीं कह सकते, एंट्रोपिक वाले कह रहे हैं 1 साल तक हमको ये देखने को मिल सकता है। तो किस लेवल की बेरोज़गारी आएगी सोचो। टेक वालों को बहुत सही पैसा मिल रहा है, कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों ने बहुत सही कमा लिया। अब क्या होगा? कृष्णा जी ने ये बुलाया है कि जो एआई है ना, वो एक कैलकुलेटर की तरह है कि जिस तरीके से कैलकुलेटर आया था, कैलकुलेशन को आसान कर दिया, फ़ोटोशॉप आया था, डिज़ाइनिंग को थोड़ा इनोवेट कर दिया, उसी तरीके से एआई आया है। आई बैक टू डिफर, मतलब ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसी टाइप की चीज़ है, पर ये उससे बड़ा चेंज लेके आएगा। फ़ोटोशॉप के आने से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो किल हुई ना, बहुत सारा बिज़नेस तो चेंज हुआ ना। कैलकुलेटर के आने से बहुत सारा कैलकुलेशन का काम तो खराब हुआ ना। जो लोग उँगलियों पे गिन रहे थे, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, आज कैलकुलेटर वो जल्दी कर पाता है ना। तो मुझे लगता है एआई को नेगेटिव ना देख के एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली चीज़ देखी जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे नहीं आती है। मैंने टेक के बारे में जो ज़्यादा मेजरली बातें कर रहा हूँ, वो हमारे दूसरे चैनल पे आएगी। यहाँ पर आपको खाली जो भी टेक का वो होगा बिज़नेस मॉडल कि मतलब इसने इतना पैसा रेज़ कर दिया, ये रेज़ कर रहा है, ये रेज़ कर रहा है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। टेक वाले चैनल के ऊपर हम हफ्ते की 3 वीडियोज़ प्लान कर रहे हैं। बाकी 2 वीडियो शूट कर दिए मैंने। आपको मिल जाएगी आज होली के अंदर 2-2 वीडियोज़ देखो, एन्जॉय करो। टेक न्यूज़ भी देखो और बिज़नेस न्यूज़ भी देखो। बाकी गूगल ने एंट्रोपिक का 14% ओन कर लिया है। धीरे-धीरे करके ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है क्लॉड कहीं न कहीं मदद करेगा इनकी। मेटा की बात करके चले तो वो अपनी खुद की चिप को टेस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ऑल्दो उनकी चिप पहले वो अपने मॉडल को रन करने के लिए यूज़ कर रहे थे, बट अभी ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसका बिज़नेस इम्प्लीकेशन बताऊँ क्या है? मेटा वालों ने अभी रिसेंटली अनाउंस करा था वो बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं। तकरीबन $65 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो, खर्चा करेंगे। मेजर पैसा उनके जीपीयूज़ के अंदर लगने वाला था जो कि एनवीडिया से आने वाला था। क्योंकि एनवीडिया ही ट्रेनिंग के लिए अच्छे जीपीयूज़ देता है। बट अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है तो एनवीडिया के पास में वो ऑर्डर नहीं जाएगा। और कहीं न कहीं फेसबुक की कॉस्ट बच जाएगी, ये सारा मॉडल ट्रेन करने की, सारा आउटपुट लाने की। तो फेसबुक के लिए अच्छी खबर हो सकती है, मीडिया के लिए बुरी खबर हो सकती है। अगर हम XAI की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन 110% बढ़ती हुई दिखाई दी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता है, चाहे हम स्पेसएक्स की बात करके चले, न्यूरालिंक की बात करके चले, द बोइंग कंपनी की बात करके चले या XAI की बात करके चले, सबकी वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे अगर मैं टेस्ला की बात करके चलूँ जो कि लिस्टेड है, जो मार्केट के इन्फ्लुएंस के ऊपर काम करता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो भागा था, ऑल टाइम हाई गया था दिसंबर के आसपास, उसके बाद से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बैड मजा पड़ा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नीचे जा रहा है। जो पी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें इतना नहीं होता ना क्योंकि आपने लास्ट राउंड जो रेस कर लिया, अगला राउंड जब आप रेस करोगे उस टाइम पे वैल्यूएशन डिसाइड होगी। मार्केट में जब आप लिस्ट हो जाते हो तो रोज ही डिसाइड होती है ना, कुछ भी हुआ तो आपकी मार्केट उस हिसाब से ऊपर नीचे जाएगी। बाकी स्टारलिंक वालों ने इंडिया के अंदर पार्टनरशिप कर ली है एयरटेल के साथ में भी और जियो के साथ में भी। एयरटेल वालों के साथ में वो हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट बिजनेसेस, स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर, रूरल ऑडियंस को देके ये खबर आने के बाद एयरटेल के शेयर प्राइसेस भी भागते हुए दिखाई दिए। और अगर हम जियो की बात करके चले तो जियो ब्रॉडबैंड सर्विस देगा पूरी कंट्री के अंदर, रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर भी। जियो ही कस्टमर सपोर्ट सर्विस इनका देखेगा, इंस्टॉलेशन देखेगा और एक्टिवेशन भी देखेगा। बाकी सेबी की बात करके चले तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए एग्जाम निकालने का प्लान कर रहे हैं। पहले एक लेवल का एग्जाम पास करो, उसी के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। और खतरनाक रेगुलेशन लाई जा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को रोकने के लिए। बाकी हफ्ता हमको लाल में ही बंद होता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल आप कह सकते हो एक तरह से फ्लैटर ही था, बट मार्केट पूरी लाल ही गई है और सबसे बड़ा रीजन डोनाल्ड ट्रंप की नस खिंचना ही है। फाइनेंशियल स्टॉक्स थोड़े बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। रिटेल इन्फ्लेशन जो इंप्रूव हुआ है उसकी वजह से लग रहा है कि आरबीआई फिर से इंटरेस्ट रेट कट करेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो अच्छी बात है भाई, आराम से मार्केट में हम लोन ले पाएंगे सस्ते ब्याजों के ऊपर। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट में कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।